हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी प्रश्नावली 5.1 में जो पहला सवाल दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। देखो, पहले सवाल में जो पहला भाग है उसमें आपको एक किराए के बारे में बताया हुआ है कि आप कहीं पे भी यदि यात्रा करते हैं तो आपको किराया भुगतान करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति यात्रा कर रहा है उसके लिए ड्राइवर ने एक स्पेशल कंडीशन रखी हुई है कि पहले किलोमीटर के लिए वो किराया लेगा 15 रुपये, और उसके बाद में आगे जो भी यात्री है वो जितने किलोमीटर यात्रा करेगा उसके लिए 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रेट है। यानी शुरुआत वाले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये फिक्स कर रखे हैं, लेकिन आगे यदि वो और किलोमीटर जाना चाहता है तो हर किलोमीटर के हिसाब से उसको 8 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये जो समस्या बना के दी हुई है इसको आपको ये जांच करके बताना है कि ये समांतर श्रेणी बनाएगी कि नहीं बनाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया उसका फिक्स है कि 15 रुपये लगेंगे। अब यदि किसी यात्री को 2 किलोमीटर यात्रा करनी हो तो कितना किराया उसको देना पड़ेगा? 2 किलोमीटर जाना है उसको, तो पहले किलोमीटर के लिए तो उसका किराया फिक्स है 15 रुपये। अब टोटल 2 किलोमीटर जाना है तो आगे उसको अतिरिक्त 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो आगे वाले 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना बना? 8 रुपये। शुरुआत के किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है 15 रुपये, और आगे जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसमें 1 किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये हैं। तो किसी को 2 किलोमीटर जाना हो तो पहले किलोमीटर के 15 रुपये और आगे वाले 1 किलोमीटर के 8 रुपये, और यानी टोटल 23 रुपये किराए के देने पड़ेंगे। यदि किसी को 3 किलोमीटर जाना हो तो 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना बनेगा? 3 किलोमीटर के लिए पहले किलोमीटर का तो फिक्स है 15 रुपये लगेंगे। अब 1 किलोमीटर के बाद में आगे उसको 2 किलोमीटर और अतिरिक्त चलना पड़ेगा, क्योंकि टोटल उसको 3 किलोमीटर जाना है। तो जो आगे वाले 2 किलोमीटर हैं उनका 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पैसे बन जाएंगे 8 दूनी 16 रुपये। ठीक है, 1 किलोमीटर के 8 रुपये हैं, तो आगे आने वाले 2 किलोमीटर के लिए किराया हो गया 2 दूनी 2 8 16। इसका मतलब टोटल किराया कितना हो गया? 15 + 16 यानी 31 रुपये। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं हमने 3 पद देख लिए हैं कि किसी को यदि 1 किलोमीटर जाना हो तो किराया लगेगा 15 रुपये, किसी को 2 किलोमीटर जाना हो तो किराया लगेगा 23 रुपये, किसी को 3 किलोमीटर जाना हो तो किराया लगेगा 31 रुपये। आप देखें ये जो पद बन पा रहे हैं इस समस्या के, उसमें सभी में समान अंतर है। अब देखिए 15 में 8 जोड़ के देखो 23, 23 में 8 जोड़ो 31। किसी को 4 किलोमीटर जाना हो तो 31 में 8 जोड़ के बता सकते हैं कि उसको 39 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो पद बने हैं इनमें सभी में समान अंतर है, 8-8 रुपये का गैप है। इसका मतलब इस समस्या से संबंधित जो पद हैं वो समांतर श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, आपको केवल यही इसमें जांच करके बतानी थी कि जो शब्दों में समस्या लिख के दी हुई है उससे संबंधित जो पद बनेंगे उन पदों को देख करके बताओ कि समांतर श्रेणी बनेगी या नहीं बनेगी। ओके, ये आपका पहला भाग था। दूसरा एक स्पेशल सवाल और दिया गया है। एक बेलन है, ठीक है, सिलेंडर समझ लो। उसमें आपको ये बोला है कि एक बार यदि पंप चलाते हैं तो उस बेलन से चौथाई हिस्से की हवा बाहर निकलती है। जितनी भी उसमें हवा मौजूद है उसका चौथा हिस्सा एक बार पंप चलाने से निकलेगा। ठीक है, आप जानते हैं पंक्चर की दुकान होती है, वहाँ पे सिलेंडर होते हैं जिसमें हवा भरी हुई होती है। तो इसी तरीके से गैस का सिलेंडर है, एक बार पंप खोलने से जितनी भी उसके अंदर हवा मौजूद है उसका चौथा हिस्सा बाहर हो जाएगा। तो आपको शेष बची हुई उस सिलेंडर में हवा है
उससे जो पद बनेंगे उन पदों की जांच करके बतानी है कि वो समांतर श्रेणी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत में मान लेते हैं कि जो बेलन है, सिलेंडर है, उसमें 1 इकाई हवा भरी पड़ी है। ठीक है, वो 1 लीटर भी बोल सकते हैं, 1 घन मीटर भी बोल सकते हैं, 1 घन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, यानी 1 इकाई मात्रा मानेंगे आप, उसमें हवा मौजूद है। शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को हम 1 इकाई मान लेते हैं। अब जब एक बार पंप चलाएंगे तो बेलन में कितनी हवा बचेगी? एक बार पंप चलाने पर बेलन में कितनी हवा बचेगी वो कैसे निकालेंगे? जितनी उसमें मौजूद थी उसमें से चौथा हिस्सा बाहर हो जाएगा। तो पहले 1 इकाई हवा थी, 1 इकाई का चौथा हिस्सा 1/4 होगा। तो अब एक बार पंप चलाने पर इतनी हवा मौजूद थी, उसमें उसका चौथा हिस्सा घट गया, यानी 3/4 हिस्से की हवा बची। ठीक है, शुरुआत में 1 इकाई थी, चौथा हिस्सा एक बार पंप चलाने से निकल गई, तो 3/4 हिस्सा हवा का बचा। ये हुआ एक बार पंप चलाने से। ठीक है, अब दूसरी बार पंप चलाएंगे तो क्या होगा? दूसरी बार पंप चलाने पर बेलन में कितनी हवा बचेगी? पहली बार पंप चलाने के बाद में बची थी उसका चौथा हिस्सा और बाहर निकलेगा। एक बार पंप चलाने पर कितनी बची? 3/4। अब दोबारा पंप चलाएंगे तो 3/4 का भी चौथा हिस्सा बाहर निकलेगा, यानी जितनी मौजूद है उसमें से उसका चौथा हिस्सा माइनस हो जाएगा। एक बार पंप चलाने पर इतनी बची थी, इसका चौथा हिस्सा निकालेंगे, यानी 1/4 भाग निकालेंगे। 3/4 का 1/4 भाग दोबारा पंप चलाने पर बाहर निकलेगा, यानी इसमें से इसका चौथा भाग माइनस हो जाएगा। तो 3/4 का 1/4 भाग यानी चौथाई हिस्सा बनेगा 3/16। 3/4 गुणा 1/4 यानी 3/16। तो 3/4 में से इसका चौथा हिस्सा माइनस हो जाएगा। जब ये सरल करेंगे तो आपको 9/16 के रूप में संख्या मिल जाएगी, यानी 2 बार पंप चलाने के बाद में उस बेलन में 9/16 इकाई हवा बची है। अब तीसरी बार पंप चलाएंगे तो दूसरी बार में पंप चलाने के बाद जितनी बची थी उसका चौथा हिस्सा और कम होगा, यानी इस 9/16 भाग में से इस 9/16 का चौथा हिस्सा बाहर होगा। 9/16 का चौथा भाग हटाएंगे। जब तीसरी बार पंप चलेगा तो जितनी है उसका चौथा भाग और कम हो जाएगा। तो 9/16 में से 9/16 का चौथा भाग यानी 9/64 कम कर देंगे। लघुत्तम लेके जब इसको सरल करेंगे तो ये 27/64 इकाई के रूप में संख्या बच जाएगी। ठीक है, अब आपने ये कुछ पद निकाल लिए। ऐसे आप चौथी बार पंप चलाएंगे तो इसका भी चौथा हिस्सा और बाहर हो जाएगा। ऐसे हम कई सारे पद बना सकते हैं, लेकिन 3-4 पदों के बाद में आप एक अपना दृष्टिकोण बना सकते हो जिससे आपको मालूम हो जाए कि ये समांतर श्रेणी बनेगी कि नहीं बनेगी। पहली दफ़ा उसमें 1 इकाई हवा थी, जब पंप चलाया गया तो 3/4 भाग बची, उसके बाद 9/16 भाग बची, उसके बाद 27/64 भाग बची। शेष हवा की मात्रा से जो संख्या बन रही है ये शेष हवा की मात्रा है। तो इनसे जो संख्या बन रही है उन संख्याओं को हमें जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, ये संख्याएं हमने प्राप्त कर ली। अब समांतर श्रेणी की पहचान होती है कि क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान रहे। तो आप 3/4 में से 1 माइनस करेंगे, यानी अगले पद में से पिछले पद को माइनस करके देखेंगे
तो इसका मान आएगा आपका -1/4। इन दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर आएगा -1/4। फिर अगले दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर निकालेंगे तो अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे, फिर से लघुत्तम लेंगे, इसका संख्यात्मक मान आएगा आपका -3/16। फिर से आप अगले पद में से पिछले पद को माइनस करके मान निकालेंगे तो ये आएगा -9/64। ठीक है, लघुत्तम ले लिया, 64 और 16 का 64 लघुत्तम आएगा। 64 का इस लघुत्तम 64 में भाग देंगे एक बार, एक को 27 से गुणा करेंगे 27, बीच में माइनस। 16 का भाग 2 लघुत्तम 64 में 4 बार, 4 गुणा 9 करो 36, 27 में से 36 माइनस किया तो आ गया 9 माइनस का। अब आपने क्रमागत पदों के बीच में अंतर निकाला, एक अंतर आपको ये प्राप्त हुआ, एक ये प्राप्त हुआ, एक ये प्राप्त हुआ। आप देख रहे हैं कि ये अंतर समान नहीं है। यदि क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान नहीं हो तो वो संख्याएं कभी समांतर श्रेणी नहीं बनाती। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ दी गई समस्या में जो पद बन रहे हैं उन पदों में क्रमागत पदों के बीच अंतर समान नहीं है, अतः इस स्थिति से संबद्ध संख्याएं एपी में नहीं है, या कहें कि समांतर श्रेणी नहीं बनाती। ओके स्टूडेंट्स, जो चौथा भाग है इस सवाल का वो थोड़ा टफ है। तीसरे भाग को आप आसानी से सरल कर सकते हो, ये सेम वैसा ही है जैसा आपका पहला सवाल था। ठीक है, पहले सवाल की तरह ही आपका तीसरा सवाल है, तो वो आप आसानी से कर लेंगे। इस पहले सवाल का चौथा भाग देखते हैं। इसमें आपको ये बोला है कि किसी ने बैंक खाते में पैसे जमा करवाए हुए हैं और उसको 8% वार्षिक दर से ब्याज मिलता है। तो समस्या ये बना के दी है कि 10,000 रुपये जमा करवाए गए हैं, तो 8% की वार्षिक दर से जो मिश्र धन बनेगा वो समांतर श्रेणी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ज्ञात करना है। तो बैंक खाते में शुरुआत में जमा की गई राशि है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, 8% की वार्षिक दर है। अब मिश्र धन निकालेंगे तो 1 साल का निकाल लें, फिर 2 साल का निकाल लें, फिर 3 साल का निकाल लें, ऐसे 4 साल का निकाल सकते हैं। तो जो साल के साल यानी हर साल जो मिश्र धन बन रहा है वो समांतर श्रेणी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये जांच करनी है। तो देखो, मूलधन जो पैसा जमा है वो 10,000 रुपये है, ये आपका मूलधन हो गया 10,000 रुपये। वार्षिक जो दर दे रखी है ब्याज की वो है 8%, और हर साल का निकालते जाएंगे तो हम 1 साल बीत जाने के बाद यानी 1 वर्ष का समय ले लें तो कितना मिश्र धन बनता है वो निकाल लें। 1 साल बाद में खाते में कितनी राशि हो जाएगी वो निकाल लें। तो आप जानते हैं मिश्र धन का एक सूत्र होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो आप इस तरीके से मिश्र धन निकाल सकते हैं इस सूत्र से। मूलधन का मान आपको 10,000 दिया है, 1 प्लस दर आपको 8% वार्षिक दी है तो 8/100 बन गया, और इसकी घात समय लगाएंगे तो समय आपका हो जाएगा 1 साल। ठीक है, यहाँ पे एक घात मैंने लगाई नहीं है, ये एक घात लगेगी तो भी मान उतना ही रहेगा। तो 10,000 गुणा 1 प्लस 8/100 का मान निकालेंगे तो देखो 1/1 करके लघुत्तम 100 लोगे, 1 का भाग दोगे 100 में 100 बार, 100 गुणा 1 करने से 100 प्लस 100 का भाग दो 100 में 1 बार, 1 गुणा 8 करोगे 8, 100 में 8 जोड़ो 108 बटा में 100, यानी 10,000 की गुणा में संख्या है आपकी 108/100। तो प्रथम वर्ष के उपरांत मिश्र धन कितना बना, 10,000 गुणा 108/100। जब इसको सरल करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 100 को गुणा करेंगे 108 से तो 10,800 रुपये हो जाएंगे। तो प्रथम वर्ष के बाद में मिश्र धन बनेगा आपका
10,800 रुपये। ठीक है, 10,000 जमा करवाई थी उसने, 800 रुपये ब्याज के बन गए, कुल मिश्र धन बन गया 10,800। ठीक है, ये बना प्रथम वर्ष के बाद मिश्र धन। अब जब 2 साल बीत जाएंगे तब कितना मिश्र धन बनेगा उसके खाते में, वो देखते हैं। अब की बार समय कितना हो गया, 2 वर्ष। मिश्र धन का वही सूत्र है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, समय लगाएंगे 2 वर्ष। इसका मान आपको पहले से पता है, 108 बटे 100 बनेगा। अब 108 बटे 100 की घात 2 है, इसका मतलब 108 बटे 100 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे, तो 10,000 के साथ में ये 2 बार लिख के गुणा हो जाएगा। अब की बार ये 2 जीरो इस 2 जीरो से, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से, 108 गुणा 108 11,664 रुपये बन जाएंगे। तो 2 वर्ष के बाद में मिश्र धन इतना बनेगा। ऐसे ही 3 वर्ष के बाद में मिश्र धन निकालेंगे तो इसका संख्यात्मक मान आएगा 12,597 रुपये 12 पैसे। ठीक है, अब हमें ये जांच करनी है कि ये जो मिश्र धन बन रहा है 1 साल बाद में कितना बना, 2 साल बाद कितना बना, 3 साल बाद कितना बना। तो ये जो मिश्र धन बन रहा है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ये जांच करनी है। तो आप दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 11,664 में से 10,800 घटाने पर आप 864 प्राप्त करेंगे। फिर आप तीसरे पद में से दूसरा पद ज्ञात करेंगे माइनस करके, तो 933 रुपये 12 पैसे बनेंगे। अब आपको जो अंतर दिखाई दे रहा है इन पदों में, जो पहला पद है वो है आपका 10,800, अगला पद है 11,664 और अगला पद है 12,597 रुपये 12 पैसे। ऐसे ही आप 4 वर्ष के बाद में निकाल सकते हो, 5 वर्ष के बाद निकाल सकते हो, 6 वर्ष के बाद निकाल सकते हो। तो इन पदों के बीच में आप जब अंतर देखेंगे तो ये अंतर आपका समान नहीं आएगा। तो आप लिख देंगे कि क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। तो इस स्थिति से जो संबद्ध संख्याएं बनी हैं वो समांतर श्रेणी में नहीं है। यदि अंतर समान आता तो बोलते कि इस समस्या से संबद्ध संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी बना रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके से किसी भी शाब्दिक समस्या को आप आसानी से संख्यात्मक रूप में बदल के जांच कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी बनेगी या नहीं बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।